हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका हमारे चैनल एग्जाम मेंटर में स्वागत है। बच्चों, हमारी पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा? हमने बेसिक नॉलेज ले ली कॉम्प्लेक्स की, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम की क्या ले ली हमने? बेसिक नॉलेज ले ली। आज हम क्या करेंगे? जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक फंक्शन के तौर पे, जिसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। ठीक है, आज हम अपनी इस वीडियो में ये करेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। बच्चों, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। हम जानते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स जो नंबर था उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारी पिछली वीडियो यदि ना देखी हो बच्चों तो वो पक्का देख के आना, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किसी भी ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में। ठीक है बच्चों, एक्स क्या यहाँ पे रियल पार्ट होता है और वाई क्या है? इमेजिनरी पार्ट। ये हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, मतलब एक फंक्शन जिसमें क्या हो? वेरिएबल क्या हो? कॉम्प्लेक्स नंबर हो। ये क्या है? फंक्शन है एक ऐसा जिसमें वेरिएबल क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे फंक्शन है जेड, क्या है इसका? वेरिएबल। ठीक है, जैसे कि बच्चों मान लो एक एग्जांपल, पहले एग्जांपल देखो फिर आप ये देखेंगे ये क्या लिख रखा है। ठीक है, एग्जांपल देखो बच्चों। एफ जेड एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है, हमने कोई भी मान लिया जेड क्यूब। ठीक है, जेड क्यूब क्या है? एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है। ठीक है, हम इसको सोल्व करेंगे। अब जेड क्यूब को क्या लिख सकता हूं बच्चों? मैं एक्स प्लस आयोटा वाई। जेड को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, अब मैंने इस पे ए क्यूब, ए प्लस बी का क्यूब वाला फॉर्मूला लगा दिया। एक्स क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² वाई प्लस 3xy²। ठीक है, ये लगा दिया मैंने इस पे फॉर्मूला। तो क्या है? ए क्या है यहाँ पे? एक्स क्यूब प्लस बी क्या है? वाई क्यूब, आई वायोटा वाई का क्यूब। ठीक है, फिर 3x a का स्क्वायर, 3a² बी। ठीक है, 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है, ये होता है उसका फॉर्मूला। क्या होता है? ये ए है ये बी है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ba²। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने, अप्लाई कर दिया। तो बच्चों हम यहां से जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है, क्या होती है? -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। तो मैंने इसको सोल्व कर दिया, एक्स क्यूब और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस आयोटा वाई क्यूब। ठीक है, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? माइनस आयोटा। ठीक है, तो माइनस आयोटा वाई क्यूब। ठीक है, प्लस 3x² आयोटा वाई प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? -1। तो ये क्या बन गया? 3xy। ठीक है, माइनस का। अब मैं क्या कर रहा हूँ? रियल पार्ट अलग कर रहा हूँ और इमेजिनरी पार्ट अलग कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या करा? ये जो एक्स क्यूब है ये रियल पार्ट है, 3x क्यूब, ये एक्स क्यूब लिख दिया। और यहाँ पे ये क्या टर्म बनी थी? -3xy²। ठीक है, -3xy², क्योंकि यहाँ पे आयोटा की टर्म नहीं आएगी, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? -1। ठीक है, तो ये हो गया रियल पार्ट। ठीक है, प्लस आयोटा, ये इमेजिनरी पार्ट है बच्चों। देखो 3x आयोटा के साथ क्या है? 3xy², तो यहां ले लिया माइनस वाई क्यूब। ठीक है, आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है बच्चों माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये क्या आ गया? आयोटा वाई क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे ये फंक्शन देखो, कोई भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन में दो पार्ट होंगे, एक उसका रियल पार्ट होगा और एक होगा उसका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में होता था, एक उसका रियल पार्ट होता था और एक उसका क्या होता था? इमेजिनरी पार्ट। हमने क्या लिख दिया? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा उसमें एक होगा रियल पार्ट, जो कि किस फॉर्म में होगा? एक्स और वाई के फॉर्म में, प्लस एक उसका होगा आयोटा वाला टर्म, मतलब इमेजिनरी पार्ट वी एक्स वाई, ये भी किस फॉर्म में होगा? एक्स वाई की फॉर्म में। ठीक है, मतलब इसमें दो वेरिएबल है, एक्स और वाई, कुछ भी हो सकते हैं, ए और बी भी हो सकता है, सी और डी भी हो सकता है, मतलब दो वेरिएबल होंगे। ठीक है, अब ये भी दो वेरिएबल है, रियल पार्ट में भी दो वेरिएबल है, और क्या है? कॉम्प्लेक्स पार्ट में भी कितने वेरिएबल है? दो वेरिएबल है। टोटल मिला के चार वेरिएबल हो गए बच्चों अपने पास। कितने हो गए? चार वेरिएबल। ठीक है, एक तो बात हमारे को समझ आई है। ठीक है, यू एक्स वाई क्या है? रियल पार्ट, और वी एक्स वाई क्या है? इमेजिनरी पार्ट। यहां तक अपने को बात बिल्कुल अच्छे से समझ आई। अब बच्चों हम क्या जानते हैं? पोलर फॉर्म भी जानते हैं। पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म क्या होती थी बच्चों? आर और थीटा वाली टर्म। ठीक है, जिसमें आर और थीटा है। तो यहाँ पे u क्या हो सकता है? आर और थीटा वाली टर्म में भी हो सकता है, और v क्या है? आर थीटा भी हो सकती है। ठीक है, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। अब एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, क्या है? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन।
हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन कब बोलेंगे फंक्शन को किसी, ठीक है, एक तो होनी चाहिए बच्चों उसकी सिंगल वैल्यू, क्या होनी चाहिए, सिंगल वैल्यू, ठीक है, इट इज ए सिंगल वैल्यू फंक्शन, ठीक है, एफ जेड ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड एंड इज डिनोटेड बाय ओमेगा। ये क्या होता है बच्चों, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन क्या होता है, एक सिंगल वैल्यू फंक्शन होता है जिसको हम डिनोट कर सकते हैं ओमेगा से, ठीक है। अब बच्चों आप पूछोगे सिंगल वैल्यू फंक्शन क्या होगा, सिंगल वैल्यू फंक्शन देखना, सिंगल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन बच्चों एफ ऑफ जेड की किसी एक जेड के लिए एक ही वैल्यू हो, मतलब एफ ऑफ जेड हैव ओनली वन वैल्यू कोरोस्पोंडिंग टू ईच जेड, ठीक है, किसी एक जेड के लिए, मतलब किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक फंक्शन की एक ही वैल्यू हो, ठीक है, उसको बोलते हैं सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ठीक है। अब बच्चों मल्टी वैल्यूड फंक्शन किसी एक जेड के लिए, मतलब कोई क्या है, एक किसी एक फंक्शन है, कोई फंक्शन एफ जेड है, किसी एक जेड के लिए उसकी क्या हो, मल्टीपल वैल्यू हो, मतलब कोई एक ही जेड हो, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उसके लिए फंक्शन की अलग अलग वैल्यू हो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिख रखा है जेड स्क्वायर, ये किसका है, सिंगल वैल्यूड का, और ये क्या है, मल्टीपल वैल्यूड का। बच्चों मैंने आपको क्या करवाया था, जेड की पावर 1/2 और जेड की पावर 1/3। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है जो डिनोमिनेटर में है वैल्यू उसके इतने ही उत्तर होंगे इसके, तो इसके एक ही जेड के लिए 3 वैल्यू है, इसकी एक ही जेड के लिए 2 वैल्यू है, ठीक है। तो अब बच्चों मल्टी वैल्यूड फंक्शन हम कहा देख चुके हैं, हम देख चुके हैं ये, देखो बच्चों लोग जेड, क्या लोग जेड, लोग यदि मैं कर दूं किसी जेड का कॉम्प्लेक्स नंबर का, जेड जो है अपना एक्स प्लस आयोटा वाई होता है ना, जेड जेड क्या होता है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। यदि मैं इसका log कर दूं तो बच्चों log की प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले बता दी है, ठीक है। log की प्रॉपर्टी क्या होती है, log ऑफ मैग्नीट्यूड, यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम log करते हैं तो log ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस आयोटा बाहर आ जाएगा और आर्ग्यूमेंट, ठीक है, क्या आ जाएगा, log ऑफ मैग्नीट्यूड, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड क्या है वो, प्लस आयोटा बाहर आ जाएगा और उसका ये आयोटा बाहर आ गया और उसका आर्ग्यूमेंट, ये क्या है, आर्ग्यूमेंट। ये हम देख चुके हैं बच्चों, बहुत अच्छे से जान चुके हैं, क्योंकि हमने पिछली वीडियो देखी हो तो आपने हमारी, तो आपको ये बिल्कुल आसान लग रहा होगा, ठीक है। तो यहां तक आई बात अपने को समझ, क्या ले रखा है मैंने, log जेड किसके इक्वल होता है, log ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस आयोटा बाहर आ जाता है और आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो जैसे अब इस फंक्शन का मैंने क्या ले लिया, log ले लिया, log ऑफ जेड, जेड क्या है यहाँ पे, आर, जेड का मैग्नीट्यूड प्लस ई की पावर आयोटा थीटा, ठीक है, या आर ले लो, कुछ भी देख सकते हो मैग्नीट्यूड को, तो ठीक है। तो थीटा की जगह बच्चों मैंने क्या लिख दिया, 2n पाई, क्योंकि ये क्या है, यदि मैं कोस को 2n पाई से घुमा देता हूं अपनी उसी जगह पे आ जाता है, ठीक है। तो कोस में कोई भी चेंज फर्क नहीं आता ना, साइन में आता, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, जनरल वैल्यू लिख दी थीटा प्लस 2n पाई, ठीक है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, log r प्लस log ऑफ e की पावर आयोटा थीटा प्लस 2n पाई। अब इसका फॉर्मूला हमने ये लिख दिया कि जो हम बता रहे हैं log ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस आयोटा बाहर आ गया और आर्ग्यूमेंट ये रहा, ठीक है। अब क्या करूं बच्चों मैं, अब यहां से ये पता चल रहा है ये मल्टी वैल्यूड है, क्या ये मल्टी वैल्यूड है, मल्टी वैल्यूड कैसे है, देखो बच्चों ये एक ही जेड है, जेड क्या है एक, ठीक है। अब किसी एक जेड के लिए फंक्शन देखो, वैल्यू फंक्शन की वैल्यू log r प्लस आयोटा थीटा प्लस 2n पाई, एन देखो, यदि मैं n1 रखूंगा तो जेड दूसरा आएगा, n2 रखूंगा तो जेड की कोई और वैल्यू आएगी, n3 रखूंगा तो जेड की कोई और वैल्यू आएगी, मतलब ये बहुत सारी वैल्यू आएंगी किसी एक ही जेड के लिए, इसलिए बोलते हैं इसको मल्टी वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। अब क्या बच्चों, अब इसका बारे में हम ये बच्चों जान चुके हैं। अब क्या बच्चों, डोमेन किसको बोलते हैं, डोमेन डेफिनेशन, मतलब डोमेन जहां पर फंक्शन डिफाइंड हो, मतलब किसी भी चीज की डोमेन क्या होती है, जहां पर फंक्शन, मतलब फंक्शन की डोमेन क्या होगी, जहां पर फंक्शन डिफाइंड हो, ठीक है। वो वैल्यू जेड की, यदि कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो क्या है, वो वैल्यू जेड की जहां पर फंक्शन जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है वो डिफाइंड है, उसको बोलते हैं उस फंक्शन की डोमेन। तो डोमेन ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन या डोमेन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, तो क्या होगी,
वैल्यू फॉर विच एफ जेड डिफाइंड फॉर जेड, जेड की किसी वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन होना, तो उसको बोलते हैं वैसे उसकी डोमेन उस फंक्शन की। जैसे कि एग्जांपल देखना, फंक्शन क्या है, 2z² प्लस 3z प्लस 9। यदि मैं जेड की यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रखूंगा तो फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। तो सारी वैल्यू, सारे जेड की वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है, डिफाइन है, इसीलिए डोमेन क्या है इस फंक्शन की, डोमेन है इसकी ऑल वैल्यू ऑफ जेड, ठीक है। अब जैसे कि अब ये देख लो एग्जांपल के तौर पर, कोई फंक्शन है एफ जेड ये, तो इसमें देखो बच्चों, यदि मैं 4 प्लस है, यहाँ पे मैं -4 कर दूं, क्या कर दूं, -4, -4 प्लस 4 क्या होगा, 0। तो 1/0 की फॉर्म बन गई, मान लो ये फंक्शन बाय में 0, फंक्शन बाय में 0, तो 0 क्या बन गया, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे कोई वैल्यू होती है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट बन गया। तो इनफाइनाइट पे यदि मैं 4 रख देता हूं तो इस ये क्या है, फंक्शन डिफाइंड नहीं है। यदि मैं 4 रख देता हूं तो फंक्शन क्या है, डिफाइंड नहीं है। तो इसको बोल सकता हूं मैं कि जो ये 4 है उसको क्या है, ये फंक्शन, ये डोमेन में नहीं आ रहा, जो ये 4 है वो क्या है, फंक्शन की डोमेन में नहीं आ रहा। जैसे कि देखो बच्चों, दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड जब क्या हो जाए, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू -4 हो जाए, और जेड क्या हो जाएगा बच्चों, +-2 आयोटा, क्योंकि -1 का रूट क्या होता है, आयोटा। तो यहाँ पे -4 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ -1 का रूट और 4, तो इसको 2 आयोटा, ठीक है, +-2 आयोटा। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि 2 आयोटा प्लस माइनस के लिए ये क्या है, फंक्शन डिफाइंड नहीं है, क्योंकि वैल्यू क्या हो रही है, इन्फिनिटी को टेंड कर रही है, ठीक है। तो बच्चों हम ये पढ़ क्यों रहे हैं सारा चीज, सबसे पहली बात अपने को ये जानना चाहिए ना कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों। हम देखो, सिंपल सी बात है, देखना, हम जानते हैं कि कोई सिंपल फंक्शन होता है, क्या होता है, कोई सिंपल फंक्शन, कोई रियल फंक्शन, ठीक है। हम क्या करते हैं, कोई मान लो तुमसे ये पूछ ले, ये फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, ठीक है, या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो क्या करते हो आप करते हो ग्राफ की सहायता से कैसे बताते हो कि कोई सा फंक्शन कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है, क्या डिफरेंशिएबल। तो मान लो बच्चों, हम यही करते हैं, जैसे मान लो ये कोई फंक्शन है, ठीक है, ये क्या है, कोई फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है। यहां पर फंक्शन की वैल्यू देखो, यहां पर इस जगह पर यदि मैं इस तरफ जाऊं तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0। यदि मैं इस तरफ जाऊं तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, कुछ है, ठीक है। यदि मैं इस तरफ जाऊं तो फंक्शन की वैल्यू कुछ नहीं है, और यदि मैं इस तरफ जाऊं, राइट हैंड तरफ जाऊं तो क्या है, फंक्शन की कुछ वैल्यू है। तो यहां पर इस पॉइंट पर क्या है, डिसकंटिन्यूटी है, क्या है, डिसकंटिन्यूटी, कि ये पॉइंट क्या है, डिसकंटिन्यूटी है इस फंक्शन पे। जैसे स्टेप डिसकंटिन्यूटी, यहाँ पे क्या है, स्टेप डिसकंटिन्यूटी। हम यही तो चेक करते थे किसी कंटिन्यूस फंक्शन के लिए, मान लो ये कोई फंक्शन है, यहाँ पे कोई कंटिन्यूस फंक्शन का एग्जांपल है, मान लो ये कोई फंक्शन है, ठीक है। हम क्या करते थे इसको कंटिन्यूस बताने के लिए, कोई भी पॉइंट लिया, एक तो हम यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू, मतलब ए पॉइंट है ना, ए माइनस अपसाइलन गए और ए प्लस अपसाइलन गए। यदि इन दोनों पॉइंटों पे फंक्शन की वैल्यू वही आ जाती है जो यहाँ पर है, ए माइनस अपसाइलन और ए प्लस अपसाइलन पे जो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर है, उसी, यदि ए पॉइंट पे जो भी है वैल्यू वही आ जाती है, तो हम बोल देते थे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और ठीक है, तो और फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है ये, तो इसको बोल देते हैं कंटिन्यूस फंक्शन। ये हम करते आए हैं बच्चों, ठीक है। और डिसकंटिन्यूस किसको बोलते थे, जब लेफ्ट हैंड लिमिट, देखो बच्चों यहाँ ए पॉइंट है, मान लो हम यहाँ गए ए प्लस अपसाइलन, और अब हम इस तरफ गए थोड़ा सा ए माइनस अपसाइलन, तो फंक्शन की वैल्यू ए प्लस अपसाइलन जाने पे कुछ और है, ए माइनस अपसाइलन जाने पे कुछ और है, और इस पॉइंट पे कुछ और है, तो हम ये क्या बोल देंगे, ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। यहां तक अपने को बात आई बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ। अब बच्चों डिफरेंशिएबल किसको बोलते थे, डिफरेंशिएबल हम पढ़ के आ चुके रियल फंक्शन के फॉर्म में, जब हमने रियल फंक्शन पढ़ा था तो हम बोलते थे डेल एफ बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल एफ। देखो जैसे कि मान लो ये पॉइंट है, ए पॉइंट ये है, यहाँ पे अब की बार मैं क्या कर देता हूं, ए माइनस अपसाइलन जाता हूं, ए प्लस अपसाइलन जाता हूं, और इसका डेरिवेटिव कर देता हूं, क्या कर दूं, जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कर दिया, डेल एफ ए माइनस अपसाइलन बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेल एफ ए माइनस ए प्लस अपसाइलन बाई डी एक्स। यदि ये इक्वल आ जाता था हम बोल देते थे फंक्शन की
फंक्शन क्या है, डेफिनेट है, मतलब डिफरेंशियल है। क्या है, डिफरेंशियल। तो यहाँ पे फंक्शन की स्लोप आ जाती थी, कुछ स्लोप आ जाती थी। डिफरेंशियल क्या, डिफरेंशिएशन अपने को क्या बताता था, स्लोप बताता था फंक्शन की, ठीक है। अब मैं मान लो ये पॉइंट चला जाऊं, कौन सा, ये पॉइंट यहाँ पे, इस पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे देखो स्लोप क्या होगी, स्लोप होगी फंक्शन की इन्फिनिटी को टेंड करेगी। स्लोप क्या होती है, वो टेंजेंट जो पॉइंट को काटती हुई जाए। तो यहाँ पे तो फंक्शन की स्लोप इन्फिनिटी को टेंड कर रही, यहाँ पे डेल एफ बाई डेल एक्स की स्लोप क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, मतलब ये फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशियल है, ठीक है। रियल फंक्शन के केस में तो हम सिंपल से ये बता देते थे कि फंक्शन डिफरेंशियल है, कंटिन्यूस है, वो है, ग्राफ को देख के, ठीक है। बट अब क्या पढ़ रहे हैं हम, अब हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। क्या पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन पढ़ रहे हैं तो बच्चों सिंपल सी बात है, अपने पास कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन में क्या आया था, देखना यहां पर एफ जेड की यू प्लस बी एक्स वाई, मतलब एक रियल पार्ट था और एक इमेजिनरी पार्ट था। रियल पार्ट में भी क्या था, एक्स और वाई था, और इमेजिनरी पार्ट में भी एक्स और वाई था, ठीक है। इसका मतलब मेरे को ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, तो बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि मेरे को कितनी एक्सिस चाहिए होगी, 4 एक्सिस। हम इसको तो सिंपल एक्स वाई प्लेन बनाते थे, आर्गेंट प्लेन बनाते थे, और इसको तो सिंपल से क्या कर देते हैं, उस आर्गेंट प्लेन की मदद से वो कर देते थे, इसका मॉडुलस बता देते थे, वेक्टर मान लेते थे, वेक्टर मान के हमने बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करी है, ठीक है। पर अब क्या करें हम, अब तो अपने पास दिक्कत आ गई कि भाई चार चार वेरिएबल आ गए, एक्स और वाई, एक तो उसका हो गया रियल पार्ट का, 2 एक्सिस तो रियल पार्ट की चाहिए होंगी, और 2 एक्सिस इमेजिनरी पार्ट की, इसलिए अपने को बहुत मुश्किल हो रहा है, हम ग्राफ से बता ही नहीं पाएंगे। तो बच्चों हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम अपने पास ये आई थी, ठीक है। तो अपने पास ये प्रॉब्लम आई तो हम क्या करेंगे अब हम करेंगे कैसे, हम किसी फंक्शन को, देखो कॉम्प्लेक्स फंक्शन डज नॉट रिप्रेजेंट एज ग्राफ, हम ग्राफ के द्वारा फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, वी नीड एनालिटिकल फंक्शन। हम हमें किसकी नीड पड़ी इसको बताने के लिए कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, सिंगल वैल्यूड है, कॉन्टिन्यूअस है, तो इसके लिए अपने को एनालिटिकल फंक्शन की जरूरत पड़ी। किसकी, यहाँ पे एनालिटिकल, मतलब हमने कोई थ्योरी बनाई है, मतलब मनगढ़ंत कहानी बना के हमने ये प्रूव कर दिया कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। एनालिटिकल मतलब ये होता है बच्चों, ठीक है। तो हम ये सारा खेल एनालिटिकल फंक्शन के लिए खेलेंगे, ठीक है, क्योंकि क्या है, अपने को ग्राफ नहीं बता पा रहा था। मतलब बच्चों कंप्यूटर से तो हम बता सकते हैं, कंप्यूटर पे तो आप यदि 4 डायमेंशन ले लो, 6 डायमेंशन ले लो, 8 डायमेंशन ले लो, कंप्यूटर पे तो बहुत तरीके से बता सकते हैं ये, ठीक है। पर हम कैलकुलेशन में नहीं बता पाएंगे, ठीक है, जैसे हम मैनुअल कैलकुलेशन करें। तो अपने कॉन्सेप्ट क्या है, एनालिटिकल फंक्शन। क्या बताता है वो, फंक्शन क्या है, सिंगल वैल्यूड है, कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है। किसी फंक्शन को एनालिटिकल कब बोलेंगे, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं हमसे, ठीक है। अब मेन मुद्दा है अपना एनालिटिकल फंक्शन को एनालाइज करना, ठीक है। एनालिटिकल फंक्शन किसको बोलते हैं बच्चों, एनालिटिकल फंक्शन इज सेड टू बी एनालिटिक। एक फंक्शन को एनालिटिकल कब बोला जाता है, ठीक है, एक फंक्शन को एनालिटिकल कब बोला जाएगा, जब एक पॉइंट दे रखा होगा बच्चों। क्या दे रखा होगा, पॉइंट, एक पॉइंट दे रखा होगा मान लो। पहले इसको एनालिटिकल फंक्शन को समझने से पहले मैं आपको एक चीज करवाता हूँ, रुको, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखना। एक होता है बच्चों रियल वेरिएबल, एक होता है अपना कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ठीक है। एक होता है रियल वेरिएबल, एक होता है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। हम बचपन से ही क्या है, इसके साथ तो खेलते हुए आए हैं आराम से, रियल वेरिएबल के साथ। हम क्या करते थे, अपने से अपने लिमिट एंड कंटिन्यूटी चैप्टर पढ़ रखा होता, आपको ये पूछते थे कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, कौन सा फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। आप ये बता देते थे कि कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कौन सा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। रियल वैल्यू में तो हम क्या करते थे, आपको एक लिमिट दी होती थी, ठीक है, आपको इस लिमिट के ऊपर पूछते थे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। मान लो x इज इक्वल टू 0 पे अपने को बोल दिया कोई पॉइंट है, ठीक है, x इज इक्वल टू 0। अब आपको बोल दिया इस पे बताओ कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है या कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, ठीक है। रियल फंक्शन के केस में अपने को बोल दिया x इज इक्वल टू 0 पे अपने को ये बताओ कि कॉन्टिन्यूस है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, या डिफरेंशिएबल है।
तो हम रियल फंक्शन के केस में तो आराम से पता चल जाता था, वन डायमेंशन होती थी। हम क्या करते थे, हम ये करते थे, जीरो, या इस पॉइंट पे देखना है तो जीरो प्लस अपसाइलन करते थे, जीरो माइनस अपसाइलन करते थे, जीरो प्लस अपसाइलन, जीरो माइनस अपसाइलन, और इस पॉइंट पे वैल्यू देखते थे फंक्शन की और बोल देते थे, यदि इन तीनों पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू आ जाती थी फंक्शन पे जो वैल्यू, तो उसको बोल देते फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, क्या करते थे हम, एक्स को अप्रोच करा देते, जो भी जोन सा भी पॉइंट दिया होता था, मान लो एक्स और कोई पॉइंट दे रखा है, उस पर बताना फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो क्या करते थे हम, अप्रोच करवाते थे उसी पॉइंट पे, नंबर लाइन पे, लेफ्ट से भी और राइट से भी, और क्या कर देते थे, इन दोनों को ज्वाइन कर देते, एक्स और एक्स नॉट आर बी ज्वाइंड बाय नंबर लाइन, इसको नंबर लाइन पे ज्वाइन करके ये बोल देते थे कि फंक्शन क्या है, रियल है, ये कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अब क्या है बच्चों, अब तो अपने पास चार वैल्यू है, मतलब डायमेंशन है। एक आपको पता है, यदि एक्स और वाई हो, मान लो आपको जेड दिया होता था आई प्लस एक्स वाई, इसका मॉडुलस जो था वो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र था, ये सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, तो ये तो सर्कल बना रहा है और ये तो सिर्फ लाइन है। अब फंक्शन तो जो मान लो एक पॉइंट दे दिया जेड नोट, ठीक है, एक पॉइंट क्या दे दिया, जेड नोट, अपने को ये बताना है इस पे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, या कोई चीज है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में। यहाँ पे तो सिंपल एक लाइन होती थी, अप्रोच करवा देते अपसाइलन प्लस वो। तो अब क्या है, अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो मान लो कोई जेड है, यहाँ जेड नोट है, अब मेरे को क्या बताना है, ये तो जेड नोट तो यहाँ ऐसे भी आ सकता है क्योंकि सर्कल है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, अप्रोच करने के तरीके बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो बहुत तरीकों से अप्रोच कर सकता है ये जेड तो जेड नोट को। ठीक है, तो अब हम क्या करें, अपने पास अब ये दिक्कत आई। ठीक है, हम जानते हैं जेड क्या है, टू डायमेंशन है, सिंपल सी बात। और अप्रोच भी बहुत तरीके से करता है, स्ट्रेट लाइन में भी, कर्व लाइन में भी, बहुत तरीकों से अप्रोच कर सकता है। ठीक है, और हम जानते हैं कि जेड जेड और जेड नोट को अप्रोच करने के लिए जेड जेड नोट को बहुत तरीके से अप्रोच करता है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ कर्व से कर सकता है। यहाँ पे अपनी यही प्रॉब्लम। अब कैसे बताएं हम डिफरेंशिएबल है या कंटिन्यूस है, या लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो अब क्या करेंगे बच्चों, हम मान लो कैसे करेंगे। ठीक है, ये सीखते हैं। जैसे कि मान लो पहले पहले ये समझो, मान लो एक पॉइंट दे दिया जेड नोट, क्या दे दिया, एक पॉइंट जेड नोट, ये पॉइंट दे दिया आपको जेड नोट, ये पॉइंट दे दिया। अब मेरे को बताना है इस पॉइंट पे ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, इस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। मतलब वही वाला सॉन्ग है ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वगैरह निकालना। ठीक है, तो मैं देखो इस जेड से जेड नोट पे इस तरीके से भी जा सकता हूँ, इस तरीके से भी जा सकता हूँ, इस तरीके से भी जा सकता हूँ, और पहले क्या करूं, यहां चला जाऊं, फिर ऐसे आ जाऊं, यहां से भी जा सकता हूं, पहले यहां चला जाऊं, फिर यहां चला जाऊं, ऐसे जा सकता हूं। मतलब बच्चों जब मैं अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा हूं, अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा हूं, मान लो यहां से जा रहा हूं एक्स एक्सिस की तरफ से, तो y की वैल्यू क्या है, जीरो। अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा हूं तो y की वैल्यू तो जीरो है, आपको दिख भी रही है यहां से। और यदि मैं y एक्सिस जा रहा हूं तो x की वैल्यू क्या है, जीरो। ठीक है, और यदि मैं स्ट्रेट लाइन में जा रहा हूं तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स। तो इस कर्व से जा रहा हूं, और भी कर्व हो सकती है, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की फाइव, इतनी सारी कर्व तो हमने बनानी सीखी है, बहुत सारी कर्व हो सकती है। तो अब हम क्या करें, यदि अपने से कोई पूछ ले इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो हम क्या करेंगे बच्चों, मान लो लेट जेड डॉट दे रखा एक पॉइंट जिसको हमें को अप्रोच करना है, क्या करना है, अप्रोच। ठीक है, तो जेड नोट है तो जेड नोट का मतलब एक्स नोट प्लस आयोटा वाई नोट। ठीक है, और नोट है तो मतलब जीरो जीरो उसका क्या है, ओरिजिन पे है वो पॉइंट। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू जीरो है, वाई इज इक्वल टू जीरो है। तो ओरिजिन वाली कंडीशन दे रखी है कि ओरिजिन पे कोई पॉइंट है और उसको हमारे को अप्रोच करके दिखाना है। ठीक है, जैसे कि ये रहा ओरिजिन पे जेड नोट था, जीरो जीरो उसका वो था एक्स और वाई की वैल्यू, और अपने को क्या करके दिखाना, अप्रोच करवा के दिखाना है। बहुत तरीकों से कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे, लिमिट, देखो सबसे पहले बच्चों ये देखो, यदि मैं
फंक्शन को किसको अलोंग वाई एक्सिस अप्रोच करवाऊं, फंक्शन को अलोंग वाई एक्सिस अप्रोच कराऊं तो एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, फंक्शन की लिमिट में, ठीक है। यदि मैं एक्स एक्सिस अप्रोच करवाऊं तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। यदि मैं स्ट्रेट लाइन में अप्रोच करवाऊं तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम एक्स, ठीक है। यहाँ पे ये तीन बात लेकर रखिए, एक क्वेश्चन से समझना, आपको क्वेश्चन से बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। जैसे कि बच्चों ये क्वेश्चन दे रखा है, सोचो पहले ही देखो, लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन बोलते किसको है, ठीक है। इफ ए फंक्शन एफ जेड इज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, यदि ये फंक्शन है एफ जेड क्या है, वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है, मतलब उसके क्या है, रियल पार्ट में भी एक्स और वाई है और इमेजिनरी पार्ट में भी एक्स और वाई है और वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है, ठीक है। तो हम उसकी लिमिट कब एग्जिस्ट करते हुए बोलेंगे, हम उसकी लिमिट जब एग्जिस्ट करते हुए बोलेंगे कि उसकी लिमिट जब एग्जिस्ट करेंगी, देन लिमिट्स एल ऑफ फंक्शन एट पॉइंट जेड नोट, यदि कोई पॉइंट दे रखा होगा जेड नोट आपको, तो उस पे उसकी लिमिट जब एग्जिस्ट करेंगी जब फंक्शन की वैल्यू जेड नोट पे, जब जेड टेंड्स करेगा जेड नोट को कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाए, मतलब क्या आ जाए, कोई सिंगल वैल्यू आ जाए, ठीक है। मतलब फंक्शन ये है, मान लो जेड नोट है, ये क्या है, जेड नोट पॉइंट, अपने को इसको अप्रोच करना है, हम इसको डिफरेंट डिफरेंट वे से अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कर्व से अप्रोच कर सकते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, हर बार यूनिक आनी चाहिए, ठीक है, फाइनाइट और सिंगल वैल्यू हर पॉइंट पे। तो उस फंक्शन को ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, मतलब यहां से चले जाओ, यहां से चले जाओ, यहां से चले जाओ, सारी जगह से चले जाओ, तो फंक्शन क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ की एक ही वैल्यू आनी चाहिए, फाइनाइट, उसको बोलते हैं बच्चों लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। यहां तक आई आपको बात समझ, मैं क्या बोल रहा हूं, लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब हम जेड नोट को अप्रोच करेंगे, ठीक है, कोई जेड नोट पॉइंट दे रखा होगा, अपने को जेड को अप्रोच करवाना है वहां पे, तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो फाइनाइट आनी चाहिए, यूनिक आनी चाहिए और इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ आनी चाहिए, ठीक है। ये अब देखना एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है अपना, एग्जाम्पल है शो दैट जेड बाय जेड बार डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट इसकी क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट है। तो मैं क्या कर रहा हूं, हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम क्या जानते हैं, लिमिट जेड टेंस टू जीरो है, यहाँ पे जेड नोट क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ पे जो जेड नोट पॉइंट दे रखा है वो जेड नोट पॉइंट क्या देगा, जीरो, ठीक है। हम जानते हैं जो लिमिट है वो जेड 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 टेंस टू जेड नोट मतलब जीरो को अप्रोच कर रहा है, और क्या फंक्शन की वैल्यू है, जेड बाय में जेड बार, ये क्या है, जेड बाय में जेड बार। तो हम बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट जेड टेंस टू जीरो एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, जेड बार को लिख सकते हैं एक्स माइनस आयोटा वाई और जेड होता है बच्चों अपना एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। ये लिख दिया। मैं पहले क्या कर रहा हूं, अलोंग वाई एक्सिस अप्रोच करवा रहा हूं, क्योंकि मेरे को तीन तरीकों से करवानी थी अप्रोच, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, देखो वाई एक्सिस से करवाई तो क्या हो जाएगी, लिमिट वाई एक्सिस में एक्स जीरो हो जाता है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो और फिर y टेंड्स टू जीरो, ठीक है। z बाई जेड बार इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो y टेंड्स टू जीरो, मतलब x की वैल्यू क्या कर दू, जीरो, तो मैंने क्या रख दी, जीरो। तो बच्चों यहां से वैल्यू आ गई -1, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं मैं, x एक्सिस के अलोंग क्या करवा रहा हूं, लिमिट को अप्रोच करवा रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे x एक्सिस की करेंगे तो y जीरो हो जाएगा, तो लिमिट y टेंड्स टू जीरो x टेंड्स टू जीरो x प्लस आयोटा y x माइनस आयोटा वाई, अब y की जगह जीरो रख दूंगा तो x बाई एक्स क्या हो गया, 1। यहाँ पे वैल्यू आ रही है बच्चों, यदि मैं x से अप्रोच y से अप्रोच करा रहा हूं तो -1, यदि x से अप्रोच करा रहा हूं तो 1 आ रही है। बट अपने को लिमिट की डेफिनेशन क्या बोलती थी, लिमिट की डेफिनेशन अपने को ये बोलती थी कि हम कहीं से भी अप्रोच करवाएं, ठीक है, कोई से भी कर्व से अप्रोच करवाएं, फंक्शन की वैल्यू सेम आनी चाहिए, तभी लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पे तो सेम नहीं है, तो इसको बोल सकते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट इस फंक्शन पे नहीं करेगी, ठीक है, इस पॉइंट पे, ठीक है। अब जैसे कि ये एग्जांपल देखो बच्चों, ये एग्जांपल क्या बोलता है, अपने को ये बताना है कि z टेंड्स टू जीरो कर रहा है अपना, या ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। जो z है अपना कॉम्प्लेक्स वेरिएबल नंबर, वो z नोट की वैल्यू क्या है, जीरो, ओरिजिन को अप्रोच कर रहा है, जो z है वो ओरिजिन को अप्रोच कर रहा है, ये जीरो है z की वैल्यू। तो क्या ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, तो सिंपल x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर प्लस x माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर। तो सबसे पहले बच्चों मैंने क्या काम करा, y से अप्रोच करवाया, तो x की वैल्यू जीरो,
तो x टेंड्स टू जीरो, y टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे x की वैल्यू जीरो रख दी, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों -1 आएगा कट के, तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे बच्चों देखना अलोंग y एक्सिस, तो y एक्सिस पे x जीरो हो जाएगा, तो x को मैंने यहाँ रख दिया जीरो, अलोंग x एक्सिस, सॉरी x एक्सिस पे y जीरो हो जाएगा, अलोंग x एक्सिस y जीरो कर दिया, तो यहाँ जीरो रख दो, जीरो प्लस जीरो, यहाँ पे x प्लस x तो 1 आ जाएगा, x बाई एक्स तो 1, तो 1 का स्क्वायर 1। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ देखना, यहाँ पे यदि हम x के y से अप्रोच करवा रहे हैं तो 1 आ रहा है, और x से अप्रोच करवा रहे हैं तब भी 1 आ रहा है। बट बच्चों, बट क्या, y इज इक्वल टू mx, यदि मैं स्ट्रेट लाइन से करवा रहा हूं, मान लो स्ट्रेट लाइन से y इज इक्वल टू mx, देखी थी ना वो स्ट्रेट लाइन, देखो ये इस लाइन की इक्वेशन को बोलते हैं बच्चे, यदि मैं यहां से अप्रोच करवा रहा हूं इसको, तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx, तो मैं यहां से अप्रोच करवा रहा हूं, तो देखना बच्चों y mx, तो x टेंड्स टू जीरो रहेगा, y की जगह क्या रख दूं mx, ठीक है, का स्क्वायर। तो यहां से क्या बना बच्चों, यहां से मैंने x कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस आयोटा m, ठीक है, यहां से नीचे से भी x कॉमन लिख दिया, 1 माइनस आयोटा m का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर था, पूरे का स्क्वायर है। तो बच्चों यहाँ पे m की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो गया, m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 3, तो m की हर एक वैल्यू के लिए y की वैल्यू अलग, ये उसकी वैल्यू लिमिट की वैल्यू अलग आएगी, m की हर एक वैल्यू के लिए लिमिट की वैल्यू अलग आएगी। तो इसलिए क्या हम बोल नहीं सकते ना कि ये इस पॉइंट पे अब वो क्या है, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्योंकि m की हर एक वैल्यू के लिए क्या आएगी, लिमिट की वैल्यू अलग अलग आएगी, क्योंकि देखो वहां तो 1 और 1 आ गया था, बट यहाँ पे देखो 1 प्लस m यहाँ पे भी है और m यहाँ पे भी है, m की वैल्यू 1 2 3 इस पे डिपेंड कर रही है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट इज नॉट फाइनाइट, लिमिट क्या है, फाइनाइट नहीं है। सो हम क्या बोल सकते हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब बच्चों कंटिन्यूटी कैसे चेक करें हम तो बच्चों कंटिन्यूटी देखना, एक फंक्शन को, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन को कंटिन्यूअस कब बोला जाएगा, ठीक है। बच्चों इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है। मान लो कोई आपको पॉइंट दे देगा, क्या दे देगा, पॉइंट दे देगा, जेड नोट, मान लो आपको पॉइंट दे दिया कि आपको जेड को जेड नोट पर अप्रोच करवाना है, ठीक है। तो क्या होगा, कंटिन्यूअस कब बोला जाएगा, ठीक है। तो कंटिन्यूअस तब बोला जाएगा, पहले तो फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। फंक्शन की क्या है, लिमिट क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब पहली जो सारी कंडीशन थी पिछली जो हम करते आए थे कि फंक्शन की लिमिट निकाल निकाल के देख रहे थे, वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। और इंडिपेंडेंट होनी चाहिए पाथ पे, ये तो हम बात बता चुके हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगी, मतलब किसी भी पाथ से चले जाओ फंक्शन की वही वैल्यू आएगी, ठीक है। सेकंड बात बच्चों ये कि जो जेड नोट पॉइंट है ना, जो जेड नोट पॉइंट अपने को दिया हुआ होगा, मान लो किसी ने ओरिजिन दे रखा है तो जीरो है जेड नोट पॉइंट, तो जो जेड नोट पॉइंट है वो भी, उस पे भी लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन तो ये, जो फंक्शन है, जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और जेड नोट जो पॉइंट है वो भी एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, उसकी भी फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए मतलब। और थर्ड कंडीशन, जो लिमिट है एफ ऑफ जेड की, जो फंक्शन की जो लिमिट थी स्टार्टिंग की, वो होनी चाहिए एफ ऑफ जेड नोट के, तब बोलेंगे हम ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे बच्चों इसका भी हम, देखो यदि मैं क्या करूं, क्वांटि ये एफ और ये दो फंक्शन है, एफ जेड और जी जेड, ये दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, यदि मैं प्लस करूंगा तो जब भी कॉन्टिन्यूस होंगे, जब माइनस करूंगा तो तब भी ये कॉन्टिन्यूस होंगे, और यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा तब भी कॉन्टिन्यूस होंगे, डिवाइड करूंगा तो भी ये कॉन्टिन्यूस होंगे, पर बशर्ते क्या शर्त होनी चाहिए कि जो जी जेड वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो हो गया तो इंफिनिटी हो गया ना, ठीक है। अब मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं कंटिन्यूटी क्या होती है बच्चों, एक फंक्शन को, इफ ए फंक्शन एफ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, एक फंक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है, कब हम उसको कंटिन्यूस बोलेंगे, इज सेड टू बी कंटिन्यूस, तब बोलेंगे किसी पॉइंट पे, मान लो कोई पॉइंट दे रखा है जेड नोट पे, तब क्या हो, एक तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो जाए, मतलब हर जगह से यदि मैं अप्रोच करूं फंक्शन को
तो क्या आनी चाहिए, लिमिट है सेम आनी चाहिए, ठीक है। और जेड नोट भी एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब जेड नोट पे भी लिमिट सेम आनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, जो फंक्शन की लिमिट है और जो जेड नोट पे जो लिमिट है वो भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखना, अब ये देखो बच्चों, ये बात तो आपको पता होगी, यदि u और v यहाँ कंटिन्यूस है तो एफ जेड भी कंटिन्यूस ही होगा। यदि एफ जेड कंटिन्यूस है तो u एंड v भी कंटिन्यूस होंगे, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, लिख दी है मैंने। यदि u एंड v आर कंटिन्यूस, यदि ये दोनों फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, तो फंक्शन भी पूरा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे बच्चों पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। वाई यहाँ पे भी पोलिनोमियल है, यदि दोनों कॉन्टिन्यूस हो गए तो पूरा फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस हो गया। शॉर्ट ट्रिक आगे करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है, ये यूज होगा वहां पे। देखना बच्चों, मान लो कोई फंक्शन दे दिया, रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट क्या होता है बच्चों, एक्स, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, वाई। रियल पार्ट ऑफ जेड बाई में जेड, जेड नोट इज नॉट इक्वल टू जीरो, जब जेड नोट की वैल्यू नॉन जीरो के इक्वल होगी तब फंक्शन की वैल्यू ये है, और जब जेड नोट की वैल्यू जीरो के इक्वल होगी तो फंक्शन की वैल्यू ये है। अपने को क्या प्रूफ करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, किस पॉइंट पर, जेड नोट पर, ठीक है, जीरो पर। तो ओरिजिन पर कंटिन्यूस है या नहीं है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी जीरो है और वाई की वैल्यू भी जीरो है, ओरिजिन पे है, पूछ रखा है तो देखो बच्चों, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले अपना काम है वही जो हम करते आए हैं, लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। हम क्या करेंगे, अलोंग वाई एक्सिस के तो एक्स जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे आर ऑफ जेड, आर रियल पार्ट ऑफ जेड बाई में जेड, तो रियल पार्ट होता है बच्चों एक्स खाली, ठीक है। देखो जैसे कि एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड होता था ना ये क्या होता है, रियल पार्ट, और ये होता है इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट तो एक्स है बाय में, और जेड क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई। अब क्या कर दूं मैं, वाई पे देख रहे हैं तो एक्स की वैल्यू क्या कर दो, जीरो, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट की वैल्यू आ जाएगी जीरो, ठीक है। और यदि मैं अप्रोच करवाऊं एक्स एक्सिस से, क्या करवाऊं, एक्स एक्सिस से अप्रोच करवाऊं, एक्स एक्सिस से अप्रोच करवाने पर वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो लिमिट y टेंस टू जीरो, तो यहाँ पे y की वैल्यू जीरो रख देंगे, x बाई एक्स हो जाएगा, x बाई एक्स इज इक्वल टू वन। तो मतलब ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है, यहीं पे पता चल गया, क्योंकि दोनों पार्ट सेम नहीं है तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। अब जैसे कि ये वाला एग्जांपल देखना, शो दैट जेड डॉट डॉट जेड बार इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट ओरिजिन, ओरिजिन पे ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, मतलब जेड नोट की वैल्यू क्या है, जीरो, तो मेरे को जीरो पे अप्रोच करवाना है। तो जेड को मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस आयोटा वाई, और जेड बार को लिख सकता हूँ एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है बच्चों। तो एक्स स्क्वेयर, इसके साथ करूंगा तो एक्स स्क्वेयर, सॉरी, तो देखो, तो यहां पे आ गए थे ना, तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स की, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर, ठीक है। और एक्स की इसके साथ करूंगा तो आयोटा एक्स वाई, ठीक है। मतलब ये नहीं करूंगा मैं, क्योंकि बहुत लंबा पड़ जाएगा, मेरे को पता है ए प्लस बी लिख रखा है, और ये ए माइनस बी लिख रखा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का, ए स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, माइनस बी क्या है, आयोटा वाई, तो इसका स्क्वेयर। तो आयोटा स्क्वेयर क्या होता है बच्चों, माइनस वन, क्या होता है आयोटा स्क्वेयर माइनस वन, ये माइनस माइनस बच्चों हो जाएगा प्लस, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपना आ गया, फंक्शन आ गया है, ठीक है। अब वही काम अप्रोच करवा के देखो फंक्शन की लिमिट को, जेड टेंस टू जीरो पे, जेड टेंस टू जीरो फंक्शन को एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। अब अपने को ये चेक करना है सबसे पहले, तो x टेंस टू जीरो पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो, क्योंकि क्या करूंगा, यदि y एक्सिस से अप्रोच कराऊंगा तो x की वैल्यू जीरो, तो यहाँ पे जीरो, तो ये y टेंस टू जीरो, फिर ये क्या हो गया, जीरो, तो यहाँ पे क्या होगा, x की तरफ से y की वैल्यू जीरो, तो फिर x टेंस टू जीरो, तो यहाँ पे भी जीरो। और फिर क्या करते थे हम, स्ट्रेट लाइन से करवाते थे, दो आगे आ भी जाती थी तो हम स्ट्रेट लाइन से भी करवा के देख लेते थे कि भाई करेगा या नहीं करेगा। तो x टेंस टू जीरो, एक्स स्क्र वाई की जगह क्या रख दूंगा, एम एक्स, ठीक है। क्या कर रहा हूं मैं, स्ट्रेट लाइन से भी अप्रोच करवा के देख रहा हूं, तो y इज इक्वल टू एम एक्स, तो लिमिट है एक्स स्क्र क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो वन प्लस एम बच जाएगा। तो क्या है, x की वैल्यू तो टेस्ट कर रही है जीरो को, ठीक है, तो y की कुछ वैल्यू होगी तो x की वैल्यू जीरो होगी, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, ये भी क्या आ गई, जीरो आ गई, x टेंस टू जीरो था, तो यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन से भी तीनों कंडीशन फॉलो होगी, मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है।
ठीक है, लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। अब क्या देखो, फंक्शन पे वही वैल्यू आती है नहीं आती, जेड नोट पर उसकी वैल्यू आती है या नहीं आती। सो द वैल्यू ऑफ लिमिट एफ जेड टेंस टू जीरो इज ए यूनिक, जीरो है जो कि इज पॉसिबल इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो लिमिट तो फंक्शन की एग्जिस्ट कर रही है। आप क्या करेंगे, अब जेड जब जब जेड नोट को जीरो पुट कर देंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, फंक्शन इज इक्वल टू जीरो, जीरो जेड नोट। अब जेड की जगह जीरो रख दिया तो फंक्शन की भी क्या वैल्यू आ गई, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। ये जेड नोट क्या था अपना, जीरो था ना, क्योंकि अपने को ओरिजिन पे ही तो दिखाना था, ये रहा ओरिजिन पे, तो जेड नोट की वैल्यू जीरो। तो मैंने क्या लिख दिया, एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो डॉट जीरो। तो जेड नोट की जगह जीरो रखना था तो फंक्शन की वैल्यू भी वही आ गई। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, एट ओरिजिन, ओरिजिन पे ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। एक और एग्जांपल देखना बच्चों, क्या दे रखा है, ये वाला एग्जांपल है, एक्स वाई वाई में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जेड नोट जब नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो फंक्शन की वैल्यू ये है, जब जीरो के इक्वल होगा तो फंक्शन की वैल्यू जीरो है। तीन काम करने हैं, सबसे पहले फंक्शन पे देखना है लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे, एफ ऑफ जेड एक्स टेंस टू जीरो, पहले वाई वाई एक्सिस के अलोंग देख लिया फंक्शन को अप्रोच करवा के, तो क्या हो रहा था, जीरो वैल्यू आएगी। तो मैंने क्या रख दिया, वाई एक्सिस पे करा तो एक्स की वैल्यू जीरो कर दी, एक्स की वैल्यू जीरो करते ही तो जीरो आ गया। ठीक है, अब एक्स एक्सिस के अप्रोच करवाऊंगा तो वाई की वैल्यू जीरो कर दूंगा तो वो भी जीरो आ गई। ठीक है, सिंपल से देख रख के आप अब देखना, y इज इक्वल टू एम एक्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन से अप्रोच करवा रहा हूँ, y की जगह एम एक्स रख दो, x टेंड्स टू जीरो, y इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स का स्क्वायर, और x को मेरे यहां से कॉमन ले लिया, अपनी वैल्यू आ गई m बाय में वन प्लस एम। बच्चों यहाँ पे देखो, हर एक m की वैल्यू के लिए अलग अलग क्या है, उत्तर आएगा, हर एक m की वैल्यू के लिए अलग अलग उत्तर आएगा। तो इसको बोल सकते हैं हम, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, यहां तक आइए, आपको बात बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ। तो अब क्या बच्चे देख रहे हैं हम, डिफरेंशिएबिलिटी और डेरिवेबिलिटी। एक फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा और कब डेरिवेबल होगा। ठीक है, एक फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल तब बोलेंगे इफ ए फंक्शन एफ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। यदि एक फंक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है, देन इट इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल। उसको डिफरेंशिएबल कब बोलेंगे हम, जब जिस पॉइंट जेड नोट आपको पॉइंट दे रखा होगा क्वेश्चन में, ओनली इफ जब बोलेंगे जब एफ डैश जेड नोट, एफ डैश मतलब जेड, एफ जेड करेंगे उसमें जेड नोट की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट बाय में जेड माइनस जेड नोट। यदि ये कंडीशन को फॉलो करेगा तो इसको हम बोलते थे डिफरेंशिएशन में फर्स्ट रूल ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल जिसको बोलते थे, तब बोलेंगे कि हम ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, यदि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो। ठीक है, और ये बात याद रखना है बच्चों, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। डिफरेंशिएबल जो भी फंक्शन होगा वो होगा ऑलवेज कंटिन्यूअस, बट जरूरी नहीं है कि हर एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है, मैंने यहां लिख दी है इसलिए। तो अब देखना क्वेश्चन क्या है, देखना बच्चों, क्वेश्चन देखना, शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड बार इज कॉन्टिन्यूअस एट जेड इज इक्वल टू जीरो। फंक्शन क्या है, जेड इज इक्वल टू जीरो पे कॉन्टिन्यूअस है, शो करना है, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट जेड नेट इज इक्वल टू जीरो। बट डिफरेंशिएबल नहीं है जेड इज इक्वल टू जीरो पे। कैसे बच्चों, कंटिन्यूअस के लिए तो हम वही करेंगे, तीन कंडीशन। ठीक है, मैं बार बार करके नहीं दिखाऊंगा, मैं मेन मुद्दा क्या अपना, जेड नोट को नॉट डिफरेंशिएबल करके दिखाना है जीरो पे। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड बार। ठीक है, क्या दे रखा है, एफ ऑफ जेड क्या दे रखा है, जेड बार। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है, ये लिख दिया। अब आपको पता है एक्स भी एक पोलिनोमियल है, ये भी एक पोलिनोमियल है, ये दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, तो पूरा फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। देखो मैंने यूज कर दिया ना इसकी प्रॉपर्टी का। तो मैंने क्या लिख दिया, एफ ऑफ जेड इज ए पोलिनोमियल पावर, सो एक्स एंड वाई, सो इट विल बी ए कंटिन्यूअस। ठीक है, यहां तक अपने को बात यहां तक समझ आई। तो
अब क्या है, अपने को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, क्योंकि बच्चा हम कंटिन्यूस तो इतने क्वेश्चन में कर चुके हैं चेक, अपने को लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए छोटी कर रहा हूं मैं। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए अपने को पता है एफ ऑफ जेड नोट इज इक्वल टू लिमिट, जो जेड टेंस टू कर रहा है अब जीरो को अप्रोच, तो जेड टेंस टू जीरो, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट बाय में जेड माइनस जेड नोट। यहाँ पे जेड नोट की वैल्यू क्या है, जीरो। जेड इज इक्वल टू जेड नोट कोई पॉइंट होता है तो यहाँ पे जेड नोट क्या है, जीरो है। तो मैं क्या लिख देता हूं, एफ ऑफ जेड नोट लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट को यदि ये करता तो ये होता है, तो जेड नोट की वैल्यू क्या है, जीरो, तो जीरो रख दी मैंने, पुट कर दी, और ये जेड नोट की वैल्यू भी क्या आएगी, जीरो। यहाँ पे भी जीरो आएगी ना, क्योंकि यहाँ पे तो हम लिख चुके हैं, ये भी जीरो, तो जीरो रख दी। अब क्या करें, जेड टेंस टू जीरो, अब फंक्शन क्या है, जेड बार, जो अपने को स्टार्टिंग में दे रखा था, फंक्शन की वैल्यू बाय में जेड, तो जेड टेंस टू जीरो, ठीक है। तो अपने को वही काम करना है, क्या करना है, लिमिट निकाल के देखनी है अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वही आपने स्टार्टिंग में आ जाएगा, अलोंग एक्स वाई एक्सिस रखेंगे तो एक्स की वैल्यू जीरो रख देंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, और यदि अलोंग एक्स एक्सिस रखेंगे तो वाई की वैल्यू जीरो रख देंगे, यहाँ पे वन आ जाएगी। तो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस तो है जब क्या हो, जीरो, एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो हो, बट क्या डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हम यहां से ये बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब क्या है, अब हम अपने को तो क्या पढ़ना था स्टार्टिंग से ही, ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई ऐसे कंटिन्यूटी चेक करते हैं, ठीक है। हमारे को स्टार्टिंग से ही पढ़ना था कि भैया अपने पास तो चार वेरिएबल है और हम उसको ग्राफ पे नहीं बना पा रहे, और जिस फंक्शन को हम ग्राफ पे नहीं बना पा रहे, हमारे को कोई पूछ ले डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूस है, कैसे बताएं, ठीक है। तो एनालिटिकल फंक्शन आता है बच्चों, एक एनालिटिकल फंक्शन। तो एनालिटिकल फंक्शन को प्रूफ करने के लिए अपने को ये बातें बतानी पड़ेगी, पहले तो एफ जेड डिफाइन होना चाहिए, मतलब उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। सेकंड नंबर पे क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। थर्ड नंबर पे क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। जो इतने सारे क्वेश्चन करके आए हैं, कोई फंक्शन दे देंगे, उसका एक पॉइंट दे देंगे, और फिर पूछेंगे क्या ये फंक्शन एनालिटिकल है या नहीं है, तो अपने को भी तीन कंडीशन लगानी पड़ेगी, तो ये तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। डिफरेंशिएबल चेक करो, कॉन्टिन्यूस चेक करो, और फिर बताओ। अरे मान लो कोई पॉइंट ही ना दे, जेड इज इक्वल टू जेड नोट, क्योंकि हम तो ये कर रहे थे ना, जेड नोट की वैल्यू को पुट करके एक्स को अलोंग एक्स एक्सिस एक्स की वैल्यू पुट कर रहे थे, कोई जीरो कर रहे थे पुट। यदि मान लो कोई जेड नोट पॉइंट ही ना दे, मतलब आपको ज्यादातर ओरिजिन करवाया मैंने पीछे क्वेश्चन में, यदि कोई पॉइंट ही ना दे तो वहां तो दिक्कत आ जाएगी अपनी। तो वही दिक्कत को सोल्व करने के लिए बच्चों, वही दिक्कत को सोल्व करने के लिए आई थी सीआर इक्वेशन, कोची रीमांस इक्वेशन, ठीक है, जो कि अपने को जल्दी से ये बता देती है कि ये फंक्शन एनालिटिकल है या नहीं है। एनालिटिकल मतलब ये फंक्शन सिंगल वैल्यू कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, तो अपने को नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ना है, अब डिफिकल्टी क्या आई, अपने को ये सारी चीजें सोल्व करनी पड़ेंगी, तो हम किसकी तरफ गए, सीआर इक्वेशन की तरफ गए, ठीक है। सीआर इक्वेशन अपने को बहुत जल्दी बता देंगे कि ये फंक्शन एनालिटिकल है या नहीं है। मान लो आप वैसे मान लो तुम नहीं, मैं तो सर उससे करूंगा जो डिफरेंशिएबल वाले से, तो मान लो कोई जेड नोट पॉइंट ही ना दे, आप क्या करोगे, फिर आप तो वहां पे अटक जाओगे, इसलिए बच्चों सीआर इक्वेशन आई है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीआर इक्वेशंस पढ़ेंगे, सीआर इक्वेशन की मदद से बताएंगे कि कोई फंक्शन एनालिटिकल है या नहीं है, ठीक है। यदि बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।